अरस्तु के विभिन्न राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अरस्तु द्वारा प्रदत्त संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु ने संविधानों का व्यापक और विस्तृत वर्गीकरण किया है। अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण पर प्लेटो के स्टेटमेंट में जो वर्गीकरण किया गया है उसका प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुमत का शासन या अनेक व्यक्तियों का शासन, इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। एक व्यक्ति का शासन है तो वह राजतंत्र है, उसका रूप विकृत होता है तो निरंकुश तंत्र है। कुछ व्यक्तियों का शासन है तो कुलीन तंत्र है। जब कुलीन तंत्र विकृत होता है तो वह धनिक तंत्र में परिवर्तित होता है। और अनेक व्यक्तियों का जो शासन है वह अपने शुद्ध रूप में पॉलिटी है, मध्यवर्ग तंत्र है, जबकि जब वह विकृत होता है तो वो भीड़ तंत्र हो जाता है। संयुक्त प्रजातंत्र की शुद्ध रूप उसने संयुक्त प्रजातंत्र की भी संज्ञा दी है। अब अरस्तु ने जो विभिन्न शासन संविधानों का वर्गीकरण किया है उसके एक एक बिंदु को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम राजतंत्र को लेंगे, उसके बाद कुलीन तंत्र को लेंगे, उसके बाद में हम प्रजातंत्र या संयुक्त प्रजातंत्र को हम लेंगे। राजतंत्र में भी पहले हम राजतंत्र का भी वो विभिन्न भागों में प्रकारों में वर्णन करता है। तो राजतंत्र के प्रकार, उसके बाद उसका जो विकृत रूप है निरंकुश तंत्र, फिर हम अध्ययन करेंगे कुलीन तंत्र, और फिर कुलीन तंत्र के विकृत रूप होकर धनिक तंत्र आता है उसका, और उसके बाद में संयुक्त जनतंत्र पॉलिटी, और उसके बाद में उसके विकृत रूप भीड़ तंत्र का। सामान्यतः अरस्तु जो वर्गीकरण करता है विभिन्न तंत्रों का, वह सामाजिक और राजनीतिक आधार पर करता है। राजतंत्र से हम आरंभ करते हैं। राजतंत्र को अरस्तु उसके प्रकारों को 5 भागों में बांटता है। पहला वह बात करता है स्पार्टा के मॉडल की। स्पार्टा के मॉडल के अंतर्गत जो राजतंत्र था वह ऐसा राजतंत्र है जिसमें राजा संप्रभु नहीं होता और मुख्यतः सैनिक कार्य का संचालक ही होता है। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण राजतंत्र का वह करता है बर्बर जातियों का शासन, और उसमें वह कहता है कि वह वंशानुगत है, वह निरंकुश है। जो बर्बर जातियों का जो राजतंत्र होता है, बर्बर जातियों का राजतंत्र, वह वंशानुगत होगा और निरंकुश होगा। उसके बाद तीसरा वह वर्गीकरण करता है वह है निर्वाचित राजतंत्र का। निर्वाचित राजतंत्र जो यूनानी राज्यों में पाया जाता था। उसके बाद वह वर्णन करता है वीर राजतंत्र का, वीर युग का। उसमें यूनान में वैधानिक, यूनान के कई राज्यों में पाया जाता था वीर युग का राजतंत्र, और वह वैधानिक होता था और वंशानुगत होता था। इसमें राजा को मुख्यतः 3 कार्य दिए गए थे: युद्ध का, यज्ञ का और अभियोग का। इन 4 प्रकारों के बाद राजतंत्र के 5वें प्रकार का वर्णन करता है, वह संपूर्ण या निरपेक्ष राजतंत्र है। इसमें वह राजतंत्र ऐसा होता है कि राजा प्रजा को अपने संतान के समान समझता है, तो ये पितृतुल्य शासन के तरह हो गया है। हालांकि अरस्तु राजतंत्र को शेष शासन मानता है, परंतु उसके अनुसार यह शेषता प्राप्त करना सामान्य राज्यों में, समाजों में संभव नहीं है, इसलिए वह राजतंत्र को अप्राप्य मानता है। अब राजतंत्र का ही अगर रूप विकृत हो जाता है
तो वह निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। अब निरंकुश शासन के 3 प्रकार वो बताता है। पहला, निरंकुश तंत्र में पहला शासन ऐसा है कि वह कानून के अनुसार चल सकता है, निरंकुश होगा परंतु कानून की व्यवस्था बनी रहेगी, शासक भी कानून के अनुसार और नियमों के अनुसार शासन करेगा। परंतु दूसरा, अगर निरंकुश तंत्र का दूसरा रूप ऐसा हो सकता है जिसमें व्यक्ति या जो शासक है वो धन की प्राप्ति के लिए शासन को अलग से बना लेता है। और इसी प्रकार तीसरा प्रकार निरंकुश तंत्र का है जिसमें कानून की पूर्ण उपेक्षा करके स्वेच्छाचारी शासन। तो 3 निरंकुश तंत्र के 3 प्रकार उसने बताए हैं। एक तो निरंकुश तंत्र में ऐसा शासन जहां कानून का पालन होता है। दूसरा, ऐसा शासन जहाँ केवल धन के बल पर ही शासन किया, धन प्राप्ति ही उद्देश्य बन जाता है। और तीसरा वह जहाँ पे कानून की पूर्ण उपेक्षा होती है और स्वेच्छाचारी शासन हो जाता है। राजतंत्र के 5 प्रकारों और निरंकुश तंत्र के 3 प्रकारों को बताने के पश्चात अरस्तु कुलीन तंत्र के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण करता है। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र ऐसा शासन है जहाँ पे कुछ व्यक्ति शासन करते हैं, वह विभिन्न प्रकार का हो सकता है। अब कुलीन तंत्र में धनिक तंत्र और लोकतंत्र के भी कुछ तत्वों का सम्मिश्रण हो सकता है और इसमें प्रमुखतः 3 तत्व मानता है: स्वतंत्रता, संपत्ति और योग्यता। कुलीन तंत्र में बुद्धि, गुण, संस्कृति आदि की प्रधानता होती है। अब यह कुलीन तंत्र वंशानुगत भी हो सकता है और आयु के अनुसार भी हो सकता है, परंतु अरस्तु के अनुसार वह कुलीन तंत्र प्रणाली श्रेष्ठ है जिसमें शासन आयु के अनुसार होता है, यानी व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में आके शासन कार्य संभाले। अब कुलीन तंत्र जब विकृत होता है तो धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। धनिक तंत्र के वो विभिन्न प्रकार बताता है और उसको वो विशेषतः 2 वर्गों में बांट देता है। जो कुलीन तंत्र का रूप विकृत होकर जो धनिक तंत्र में बदलता है, तो धनिक तंत्र में भी वह 2 बड़े प्रकार निकालता है: राजनीतिक और सामाजिक। अब जो राजनीतिक आधार पे है धनिक तंत्र, उसके वो 4 प्रकार बताता है। पहला बताता है कि जिसके पास अधिक संपत्ति है, धनिक तंत्र जो विकृत रूप है उसमें पहला प्रकार यह है कि जिसके पास अधिक संपत्ति है वो शासक बन जाता है। अगर इस प्रकार का शासन नहीं है तो बताता है कि दूसरा तरीका ये होता है कि जो धनिक व्यक्ति हैं वही शासक का चयन करते हैं। तीसरा तरीका प्रकार बताता है कि अगर उनका चयन नहीं हो रहा है या निर्वाचित नहीं हो रहे हैं तो तीसरा प्रकार बताता है कि धनिक तंत्र ऐसा भी हो सकता है जिसमें वंशानुगत आधार पर शासक बने। और चौथा प्रकार वह बताता है कि वंश परंपरा के अनुसार शासन तो चलेगा परंतु वहाँ विधि का शासन नहीं रहेगा। तो वंश परंपरा में विधि के अनुसार शासन और वंश परंपरा में विधि के शासन का अभाव, ये 4 प्रकार उसने बताए हैं। धनिक तंत्र के 4 राजनीतिक प्रकारों के पश्चात वह धनिक तंत्र में ही शासन के दूसरा जो उसका प्रमुख प्रकार या वर्गीकरण है वह है राजनीतिक के बाद सामाजिक। सामाजिक के अंतर्गत पहला तो यह है कि बहुसंख्यक व्यक्ति होते हैं या जिनका बहुमत होता है, वह व्यक्ति बहुमत के पास संपत्ति होती है और वही सब लोग मिलकर राज सत्ता का उपयोग करते हैं और कानून की सर्वोच्चता उसमें बनी रहती है। दूसरा यह कि कुछ लोगों के पास संपत्ति होती है और वही बड़े बड़े पद धारण करते हैं परंतु कानून की सर्वोच्चता इसमें भी बनी रहती है। तीसरा प्रकार है कि बहुत कम लोगों के पास संपत्ति होती है, शासन सत्ता पे उनका अधिकार होता है परंतु कानून व्यवस्था हालांकि पहले जितनी नहीं बनी रहती और कानून के अनुसार शासन भी उतनी दृढ़ता से नहीं होता परंतु कानून कुछ न कुछ रूप में बना रहता है। चौथा प्रकार यह है कि अत्यंत अल्प शक्तिशाली समूह ही शासन करता है और कानून के अनुसार आचरण उसमें या कानून और विधि का शासन का भाव उसमें होता है।
तो धनिक तंत्र में मुख्यतः अगर हम पाएं तो वो ये है कि संपत्ति बहुत से लोगों के पास है, फिर उससे कम लोगों के पास है, फिर और कम लोगों के पास है, और बहुत कम लोगों के पास है। और जैसे जैसे संपत्ति का आधार जनता के बीच से घटता है और बहुत कम लोगों के पास सीमित हो जाता है, वह शासन उतना ही अधिक विकृत हो जाता है। धनिक तंत्र के इस विश्लेषण के पश्चात अरस्तु आगे बढ़ते हुए पांचवें प्रकार यानी संयुक्त प्रजातंत्र पे आता है, और उसमें वह बताता है कि यह सर्व प्रजातंत्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कुलीन तंत्र और जनतंत्र के तत्वों का मिश्रण है। और यह श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यही एक व्यवहारिक धरातल पर यथार्थवादी रूप में संभव शासन है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं, उसकी कमियों, उसके गुणों को देखते हुए लागू किया जा सकता है और संचालित किया जा सकता है। अब अरस्तु ने 3 प्रकार बताए हैं। एक प्रकार वह है संयुक्त प्रजातंत्र में, पहला है जिसमें धनिक तंत्र और प्रजातंत्र के तत्वों का समान रूप से तत्व मिलते हैं। दूसरा प्रकार यह है कि जहां प्रजातंत्र और धनिक तंत्र, इन दोनों प्रकार के विधानों का माध्यक निकाला जाता है। और तीसरा प्रकार वह है कि प्रजातंत्र और धनिक तंत्र के कुछ कुछ तत्वों को आंशिक रूप से अपनाया जाता है। अब प्रजातंत्र का जब रूप विकृत होता है तो वह भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो भीड़ तंत्र में भी वह बताता है कि उसके 5 प्रकार देता है राजनीतिक आधार पर, और 4 प्रकार देता है वह सामाजिक आधार पर, जो भीड़ तंत्र है उसके। अब जो पहली चीज हम ये मानते हैं कि प्रजातंत्र मतलब बहुमत का शासन, तो अरस्तु इससे अलग बताता है। उसके अनुसार प्रजातंत्र का मतलब केवल जनता के शासन से नहीं होता या बहुमत के शासन से नहीं होता। उसका तात्पर्य वो कहता है कि अगर निर्धन वर्ग का शासन है और निर्धन वर्ग के बहुमत का शासन है, तो वह प्रजातंत्र की श्रेणी में आएगा। उसके अनुसार किसी भी राज्य में प्रभुसत्ता निर्धन वर्ग के हाथ में हो, तो राज्य चाहे उनका बहुमत हो या अल्पमत हो, वह अनिवार्य रूप से प्रजातंत्र ही कहलाएगा। मतलब जब निर्धन वर्ग के हाथ में प्रभुसत्ता होती है तब वह प्रजातंत्र है। अब अरस्तु 2 आधार पर प्रजातंत्र का वर्गीकरण करता है, जैसा कि हमने पहले बात की, राजनीतिक और सामाजिक। अब राजनीतिक आधार पर वह 5 प्रकार के प्रजातंत्र बताता है, और उसमें पहला है कि धनी और निर्धन के अधिकार बिल्कुल बराबर होते हैं। दूसरा प्रकार वह है कि राजनीतिक पद योग्यता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा प्रकार यह है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को शासन प्रदान किया जाता है प्रजातंत्र में। चौथा यह है कि प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक पद प्राप्ति का पूर्ण रूपेण अधिकारी होता है, उसको अधिकार होता है कि वो उसको प्राप्त कर सके। और पांचवा यह है कि कानून सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि जनता होती है। और ऐसी स्थिति सामान्यतः उस समय आती है जब कोई करिश्माई व्यक्तित्व या नेता अपना शासन स्थापित कर लेता है। राजनीति के 5 प्रकारों को बताने के बाद वह 4 प्रकार बताता है सामाजिक आधार पर, जिसमें पहला है कृषक प्रजातंत्र। कृषक प्रजातंत्र में वह बताता है कि कृषकों के पास समय का अभाव होता है, इसलिए वे सत्ता कुछ व्यक्तियों को सौंप देते हैं। फिर अगर दूसरा तरीका वो इसमें बताता है कि अगर कृषक प्रजातंत्र नहीं है तो उच्च कुल से उत्पन्न व्यक्ति को शासक सत्ता सौंप दी जाती है। तीसरा यह है कि ऐसे व्यक्ति को भी शासन दिया जा सकता है जिसका जन्म उस कुल में ना हो कि स्वतंत्र रूप से सामान्य हुआ हो। और चौथा है कि एक ऐसा प्रजातंत्र जिसमें सरकार में सबको हाथ बटाने का अवसर प्राप्त हो।
इसमें कानून की सार्वभौमिकता का अभाव होता है। अब अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ प्रजातंत्र वह है जिसमें कानून का शासन हो, करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव हो और योग्य नागरिकों को विधि के अनुसार शासन संचालन के अवसर प्राप्त हों। अरस्तु प्रजातंत्र की आलोचना करता है या भीड़ तंत्र की आलोचना करता है, परंतु उसके बावजूद भी वो उसके कुछ गुण हैं और उसकी क्षमताओं की तरफ ध्यान भी आकर्षित करता है। उसके अनुसार जनसाधारण में सामूहिक रूप से क्षमता पाई जाती है कि वे समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकें। जनसाधारण, दूसरा बताता है कि जनसाधारण को आसानी से प्रश्न नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति को किया जा सकता है, पर जनसाधारण और सब व्यक्तियों को करना जटिल होता है। और तीसरा, प्रजातंत्र में षड्यंत्र और क्रांतियों की संभावना कम हो जाती है। चौथा, इसमें स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति संभव है। अब जो ब्रॉड या जो मोटे तौर पे जो वर्गीकरण किया है अरस्तु ने, राजतंत्र का, फिर निरंकुश तंत्र का, उसके बाद धनिक कुलीन तंत्र का, और उसके उपरांत धनिक तंत्र का, फिर संयुक्त प्रजातंत्र या पॉलिटी का, और उसके पश्चात प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र का। उसके इन मुख्य रूप से वर्गीकरण के पश्चात वो कुछ और तरीके भी बताता है कि इस तरह की शासन प्रणालियाँ या संविधान कई जगह संभव है। जैसे कई बार वो बताता है कि आर्थिक आधार पर तो लोकतंत्र में निर्धन का और धनिक तंत्र में धनिक व्यक्तियों का शासन होता है। उसी प्रकार वो बताता है कि गुण के आधार पर तो कि राजतंत्र में सम्मान, कुलीन तंत्र में विवेक, लोकतंत्र में स्वतंत्रता और धनिक तंत्र में संपत्ति, इनकी प्रधानता होती है। निर्वाचन में बताता है कि लोकतंत्र में अधिकांशतः निर्धन व्यक्ति और धनिक तंत्र में थोड़े से व्यक्ति ही निर्वाचन में भाग लेते हैं। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है उसमें चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत भी आता है। चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत या जो नियम है वो ये है अरस्तु के अनुसार कि शासन क्रमिक रूप से बदलता रहता है। अर्थात राजतंत्र है तो उसके बाद निरंकुश तंत्र आएगा, निरंकुश तंत्र के बाद कुलीन तंत्र आएगा, फिर वो विकृत होगा तो धनिक तंत्र आएगा, फिर धनिक तंत्र में समस्याएं उत्पन्न होगी तो विरोध होगा तो फिर संयुक्त प्रजातंत्र आएगा, फिर संयुक्त प्रजातंत्र या पॉलिटी विकृत होगी तो फिर उसके पश्चात भीड़ तंत्र आ जाएगा। भीड़ तंत्र से जब जनता त्रस्त हो जाएगी तब वापस राजतंत्र की स्थापना होगी। कुछ दृष्टियों में यह संभव है कि अरस्तु की यह बात सही हो जाए, परंतु कई बार हम देखते हैं कि राजतंत्र के बाद सीधा लोकतंत्र आ गया या कुलीन तंत्र वर्तमान शासन व्यवस्था में बहुत कमी पाया जाता है, लगभग ना के बराबर है। और इसी क्रम में शासन व्यवस्था चले कि राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, ऐसा प्राय देखने को नहीं मिलता। तो अरस्तु का एक चक्रीय वर्गीकरण सही नहीं है, परंतु यह प्रयत्न की शासन व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और अपना रूप बदलती रहती है, जैसे कि राजतंत्र से लोकतंत्र, लोकतंत्र से पुनः राजतंत्र। तो ये संभावना अरस्तु ने जो व्यक्त की है वह सही है।